वेलकम टू SRS अकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य चैप्टर स्टार्ट किया गया था। इसमें अब तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया है, जिसमें मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। लास्ट पार्ट 5 में मौर्य प्रशासन और कला साहित्य के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। गाइस, सभी चीज़ें नोट्स की फॉर्म में हैं, तो आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन करते चलें वीडियो को पॉज करके, और बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार भेजते रहें। अगर बात मौर्य प्रशासन की करते हैं गाइस, तो मौर्य प्रशासन मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे ऊपर था केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतीय प्रशासन और फिर स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। स्थानीय प्रशासन के बाद फिर जिला प्रशासन में भी यह विभक्त था, और उसके नीचे फिर नगर गांव, मुख्यतः 3, और उसके बाद फिर जिला स्थानीय प्रशासन में फिर जिला प्रशासन, और फिर जिला प्रशासन नगर और गांव में बांटा गया था। तो यह हायरार्की फॉलो करता था मौर्य प्रशासन का, जो डिवीज़न किया गया था जगहों का, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। केंद्रीय प्रशासन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। चक्रवर्ती राजा की संकल्पना इसमें दी गई है, जिसमें 3 से 4 की संख्या में मंत्री होते थे। केंद्रीय प्रशासन की संकल्पना हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है, जिसमें चक्रवर्ती राजा की भी संकल्पना केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें चक्रवर्ती राजा की संकल्पना की गई है, जिसमें उसके 3 से 4 की संख्या में मंत्री होते हैं। मंत्री और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्री और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति के कुछ शर्तें होती हैं, वह उसके अपने आधार हैं। जैसे नियुक्ति के लिए सबसे उसका चरित्र का परीक्षण किया जाता था, और चरित्र और आचरण का परीक्षण होता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, उपधा परीक्षण किसे कहते हैं? चरित्र और आचरण परीक्षण को उपधा कहते हैं। और यह किस लिए किया जाता था? मंत्री और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए इस उपधा परीक्षण का प्रयोग किया जाता था। केंद्रीय प्रशासन के उच्च अधिकारी, जो केंद्रीय प्रशासन के उच्च अधिकारी होते थे, उनको क्या कहते थे? तीर्थ कहा जाता था। 18 तीर्थों या 18 उच्च अधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में दिया गया है। केंद्रीय प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं, उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और कितने उच्च अधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में दिया गया है? तो 18 उच्च अधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में दिया गया है। कुछ प्रमुख तीर्थों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। 18 का उल्लेख है, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले अधिकारी के बारे में हम बात करते हैं, तो समहर्ता, कर संग्रह का अधिकारी जो होता था, उसे किस नाम से संबोधित करते थे? समहर्ता। सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है प्रदेष्टा यानी फौजदारी या न्यायाधीश। फौजदारी न्यायाधीश जो होता था, उसे प्रदेष्टा कहते थे। कर्मांतिक, उद्योगों के जो अधिकारी होता था, उद्योगों का जो अधिकारी होता था, उसे कर्मांतिक कहते हैं। अर्थशास्त्र में इन नामों से उन्हें संबोधित किया गया है। द्वारिक, राजमहल की सुरक्षा का जो अधिकारी होता था, उसे द्वारिक कहते थे। अंतापाल, सीमांत क्षेत्रों का जो अधिकारी होता था, उसे अंतापाल कहते थे। नेक्स्ट है प्रशास्ता मतलब राजा के आदेश को लिखने वाला जो अधिकारी होता था, वह प्रशास्ता कहलाता था। नेक्स्ट है व्यवहारिक, दीवानी न्यायाधीश। व्यवहारिक यानी दीवानी न्यायाधीश जो होता था, उसे व्यवहारिक कहते थे। प्रशास्ता राजा के आदेश को लिखने वाला प्रशास्ता, और व्यवहारिक दीवानी न्यायाधीश को व्यवहारिक कहते थे। गाइस, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें से। आप एग्ज़ाम पॉइंट के अकॉर्डिंग ही नोट्स को तैयार किया गया है, तो आप उसको नोट डाउन करते चलें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर उसको आप बाद में याद कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में कुल 27 अध्यक्षों का उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्षों का उल्लेख देखने को मिलता है? कुल 27 अध्यक्षों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिनमें से भी कुछ जो प्रमुख है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम केवल उन्हीं को देखेंगे। जैसे पंड्याध्यक्ष, जो व्यापार विभाग का अध्यक्ष होता था, उसे पंड्याध्यक्ष बोलते थे। संस्थाध्यक्ष जो होता था, वो व्यापार मार्ग का जो अध्यक्ष होता था, उसे संस्थाध्यक्ष बोलते थे। आकाराध्यक्ष, खनन विभाग का अध्यक्ष जो होता था, उसे आकाराध्यक्ष बोलते थे। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल विभाग यानी मुद्रा ढलाई, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती थी, उसका जो अध्यक्ष होता था, उसे लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि भूमि का जो अध्यक्ष होता था, उसे सीताध्यक्ष कहते थे। कुप्याध्यक्ष, वन संपदा का जो अधिकारी होता था या अध्यक्ष होता था, उसे कुप्याध्यक्ष बोलते थे। ये कुछ प्रमुख अध्यक्ष हैं जिनको हमें याद करना है, और ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समाज। समाज किन वर्गों में मुख्यतः विभाजित था?
समाज सर्वाधिक जो संख्या के आधार पर अगर हम विभाजन करें तो मुख्यतः दो चीज़ों में विभाजित था। पहला था किसान और दूसरे सैनिक। इन दो संख्या के आधार पर अगर हम विभाजन करें तो सर्वाधिक संख्या किसकी थी? किसानों की थी, और दूसरे नंबर पर कौन आते थे? सैनिक आते थे। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इसको हम लोगों ने पिछले पार्टों में पढ़ा था। गाइज आपको कोई सा भी चीज़ अगर इसमें पढ़ना है तो ये पिछले 4 पार्टों में आप वापस जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर से आप देख लीजिए तो आपको फिर से याद हो जाएगा, या अगर छूटा है तो भी आप वापस जाके उसको देख सकते हैं। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है कि सैन्य प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो समिति व्यवस्था का पालन किया जाता था, जिसमें 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कुल मिलाकर 6 × 5 यानी कि 30 सदस्य थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है कि सैन्य प्रशासन के बारे में समिति व्यवस्था का पालन किया जाता था, जिसमें 6 समितियां होती, मुख्य समितियां 6 होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कुल मिलाकर 30 सदस्य समिति व्यवस्था में होते थे। समितियां कौन कौन सी थी? पैदल, घोड़ा, हाथी, अस्त्र, रसद और वेतन। ओके गाइज, तो इन समितियों में 5-5 सदस्य होते थे और कुल 6 समितियां हैं, तो कुल 30 सदस्यों को मिलाकर समिति व्यवस्था का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण पद। केंद्रीय प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था वह गुप्तचर या गूढ़ पुरुष उसे बोलते थे। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होता था। केंद्रीय प्रशासन का जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था वह गुप्तचर का होता था। गुप्तचर या गूढ़ पुरुष उसे बोलते थे। जैसे हम लोग बचपन में आपस में मजाक करते थे कि आप मतलब इस शब्द का प्रयोग करके किसी के लिए मजाक करते थे कि आप बहुत गूढ़ पुरुष हैं। तो गुप्तचर या गूढ़ पुरुष केंद्रीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पद होता था और इन्हें महामात्य सर्प कहते थे। गुप्तचर की अगर हम बात करें या गूढ़ पुरुष की अगर हम बात करें तो ये भी 2 प्रकार के मुख्यतः थे। पहला, संस्था, एक स्थान पर रहकर जो अपने कार्य को संपन्न करते थे उन्हें हम संस्था कहते थे, और जो घुमक्कड़ समूह में इधर उधर जाकर अपने कार्य को संपन्न करते थे तो वे संचार कहलाते थे। गुप्तचर या गूढ़ पुरुष भी 2 प्रकार के थे। पहला संस्था, जो एक स्थान पर रहकर अपने कार्य को संपन्न करते थे, और दूसरे संचार, जो घुमक्कड़ समूह के होते थे तो वे संचार कहलाते थे। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अशोक के अभिलेखों से हमें प्रांतीय प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे पहले है उत्तरायण, फिर अवंती, दक्षिणापथ, कलिंग और फिर प्राची। उत्तरायण यानी तक्षशिला, अवंती उज्जैनी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, कलिंग यानी धौली, प्राची यानी पाटलिपुत्र। उत्तरायण के ये सभी उनकी क्या होती थी? राजधानी होती थी। उत्तरायण की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, कलिंग की धौली और प्राची की पाटलिपुत्र। इन 5 प्रांतों का उल्लेख हमें देखने को मिलता था और मिलता है अशोक के अभिलेखों से। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और उनकी जो राजधानियाँ थी वे निम्न हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र को जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक महान राजा थे मौर्य साम्राज्य के, मौर्य काल के, तो उन्होंने सौराष्ट्र जीता था। सौराष्ट्र यानी कि वर्तमान गुजरात के आसपास का क्षेत्र इन्होंने जीता था। यह एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। अर्ध स्वतंत्र राज्य का मतलब यह है कि वहाँ पर जो राजा था उसे ही उन्होंने राजा बनाया, बस वहाँ पर एक अपडेट किया कि अपने गवर्नर को बिठा दिया, जिससे कि वो वहाँ पर देख रेख करता रहे और राजा अपनी मनमानी ना कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को जीता और वह एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। तो वहाँ पर उन्होंने अपने गवर्नर की नियुक्ति की, और गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त उसके गवर्नर थे। पुष्यगुप्त को अपना गवर्नर वहाँ पर नियुक्त किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पुष्यगुप्त ने एक जो महत्वपूर्ण कार्य कराया अपने काल में वह था सुदर्शन झील का निर्माण। वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक झील का निर्माण कराया। उसे क्या कहते थे? सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। सौराष्ट्र में ही एक और गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, उनका नाम था तुषास्प, लेकिन वो किसके समय के थे? अशोक ने जो नियुक्त किया था उनका नाम था तुषास्प, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो गवर्नर थे वे थे पुष्यगुप्त, वहाँ के गवर्नर थे। और तुषास्प अशोक के समय में जो गवर्नर थे सौराष्ट्र के, उनका नाम था तुषास्प। प्रांत को जिला और जिले को फिर गांव में विभाजित किया गया था। जिला जिसे हम आहार या विषय भी कहते हैं। विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहते हैं।
विषयपति कहते थे। ऐसा उल्लेख तीसरे दीर्घ शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। अन्य जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वे हैं युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक भी अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रज्जुक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में हम जानते हैं। जन कल्याण, रज्जुक का जो रज्जुक अधिकारी का जो नियुक्ति होती थी वो किस कार्य के लिए होती थी? जन कल्याण के लिए। और 27वें इनकी इस पद की शुरुआत के 27वें वर्ष इन अधिकारियों को न्यायिक अधिकार भी सौंप दिया गया, जिसके पश्चात इनकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे? गांव के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? ग्रामिक कहते थे। मेगास्थनीज ने स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में उल्लेख किया है नगर और गांव। मेगास्थनीज ने स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में उल्लेख किया है कि स्थानीय प्रशासन दो पार्ट में डिवाइड था, नगर और गांव। इस नगर को उन्होंने अपनी पुस्तक मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है उसमें अरिस्टोमोई और गांव को एग्रोनोमोई के नाम से उल्लेखित किया है। गाइस, आप सभी चीज़ों के नोट्स बनाते चलें या स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार अवश्य भेजें। मेगास्थनीज, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मेगास्थनीज की ने सैन्य और नगर के लिए समिति व्यवस्था कहता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में सैन्य और नगर के लिए समिति व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि इन सैन्य और नगर में सुचारू रूप से प्रशासन को चलाया जा सके, इसके लिए समिति व्यवस्था की गई थी, और इसके लिए हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था। अर्थव्यवस्था, अब नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी राज्य की व्यवस्था को और अच्छे सुदृढ़ ढंग से चलाने के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अर्थव्यवस्था के लिए एक शब्द देखने को मिलता है, वार्ता। वेरी इंपॉर्टेंट। वार्ता शब्द किसके लिए देखने को मिलता है? अर्थव्यवस्था के लिए वार्ता शब्द देखने को मिलता है। वो इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों चीज़ों को मिलाकर अर्थव्यवस्था चलती थी। कृषि, पशुपालन और व्यापार को मिलाकर अर्थव्यवस्था का आकार निश्चित किया जाता था, और इसके लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वह है वार्ता। अर्थव्यवस्था का उल्लेख जनपद निवेश और अदेय मात्रक। जनपद निवेश का मतलब होता है नई कृषि भूमि के लिए को आबाद करना। इन शब्दों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। जनपद निवेश और अदेय मात्रक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही इन दोनों शब्दों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अदेय मात्रक का अर्थ होता है नई कृषि भूमि को आबाद करना, जनपद निवेश का मतलब होता है नई कृषि भूमि को आबाद करना, जबकि अदेय मात्रक का अर्थ होता है बिना वर्षा के भी अच्छी कृषि का होना। इन दोनों शब्दों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, और अर्थव्यवस्था के लिए वार्ता शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। और वार्ता के अंतर्गत क्या क्या आता था? कृषि, धन, पशुपालन और व्यापार, इन तीनों को मिलाकर अर्थव्यवस्था को हम लोग मापते हैं या मापा जाता था उस समय में। नेक्स्ट पॉइंट है सिज्म अभिलेख। सिज्म अभिलेख में क्या उल्लेख देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म के विरुद्ध कार्य न करने की अपील की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। बौद्ध धर्म के विरुद्ध कार्य न करने की अपील कहाँ पर देखने को मिलती है? सिज्म अभिलेख में। नेक्स्ट है सीता। राजकीय कृषि भूमि को क्या कहते थे? सीता। क्षेत्रकर यानी निजी भूस्वामी को क्या बोलते थे? क्षेत्रकर। भूमिहीन जो होते थे उसे क्या बोलते हैं? उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? उपासक। सीता यानी राजकीय कृषि भूमि को सीता, निजी भूस्वामी को क्षेत्रकर, और भूमिहीन जो होता था उसे क्या बोलते थे? उपासक। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई की व्यवस्था राज्य करता है। सिंचाई की व्यवस्था कौन करता है? राज्य करता है। सुदर्शन झील इसके लिए सुदर्शन झील का इसके लिए बनवाया गया था, और इसके लिए टैक्स की वसूली की जाती थी, जिसे उदय भाग कहा जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए टैक्स वसूला जाता था, जिसे उदय भाग कहा जाता था। सिंचाई के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? सेतुबंध। सिंचाई को सेतुबंध कहते थे। नेक्स्ट है लुम्बिनी अभिलेख में हमें टैक्स के बारे में कर व्यवस्था की जानकारी देखने को मिलती है। लुम्बिनी में टैक्स को कम करके 1/8 कर दिया गया है। अशोक के लुम्बिनी में टैक्स को कम करके 1/8 कर दिया गया है, ऐसा अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। लुम्बिनी या रुमिनदेही अभिलेख में टैक्स को कम करके 1/8 कर दिया गया है। लुम्बिनी या रुमिनदेही अभिलेख अशोक द्वारा लिखवाया गया था। इसमें यह बताया गया कि टैक्स को कम करके 1/8 कर दिया गया है। नेक्स्ट है
राजमार्ग के लिए उत्तरापथ, राजमार्ग के लिए उत्तरापथ का शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि हमें दोनों पुस्तकों कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है। राजमार्ग के लिए अर्थशास्त्र में एक शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तरापथ। यह शब्द हमें दोनों पुस्तकों कौटिल्य की अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ग का तुलनात्मक अध्ययन। मार्ग का तुलनात्मक अध्ययन हमें कहाँ देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र में। इसमें यह बताया गया है कि स्थल की तुलना में जल मार्ग ज़्यादा अच्छा था। उस समय काल में स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग ज़्यादा अच्छा बताया गया है। और अगर रास्ते की बात करें तो उत्तर की तुलना में दक्षिण के मार्ग ज़्यादा अच्छे थे। नेक्स्ट है दो महत्वपूर्ण बंदरगाहों का भी इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। दो महत्वपूर्ण बंदरगाहों का उल्लेख भी इसमें देखने को मिलता है। पहला है ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल में था, दूसरा था भड़ौच बृहत्कच्छ में था। दो बंदरगाहों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है मौर्य काल में। पहला ताम्रलिप्त जो कि बंगाल में था और दूसरा था भड़ौच जो कि बृहत्कच्छ में था। नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्योगों की। अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कपड़ा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग उस समय काल का था। इसमें व्यापारिक संबंध, इसके लिए व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे। पश्चिमी एशिया के यूनानी राज्यों से व्यापारिक संबंध थे और थोड़ा बहुत चाइना से रेशम का आयात होता था। जो व्यापारिक संबंध थे कपड़े के उद्योग के लिए, उसमें पश्चिमी एशिया के यूनानी राज्यों से हमें संबंध देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत चाइना से रेशम का आयात होता था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रेशम का प्रथम उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया और कौशेय कहा। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, भारत में रेशम का प्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? पाणिनि के पुस्तक अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और किस शब्द से इसको उल्लेखित किया गया है? कौशेय। नेक्स्ट है रेशम का अन्य नाम। रेशम के अन्य नाम कौशेय के अलावा क्या क्या है? पत्रौण अर्थशास्त्र में कहा गया है, चिनांशक, चीनपट, कीट, पटाशुक, ये सभी नाम किसके हैं? रेशम के अलग अलग जगहों पर ये सभी प्रयोग किए गए हैं। सबसे प्रमुख शिक्षा के केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख शिक्षा का जो केंद्र था वह था तक्षशिला। मौर्य काल का जो सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र था वह था तक्षशिला। और उस समय की राजभाषा कौन सी थी? प्राकृत। प्राकृत राजभाषा थी और सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र तक्षशिला। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मौर्य काल में कला साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग सर्वप्रथम देखने को मिलता है अशोक के स्तंभ में। पाषाण पत्थर का प्रयोग सर्वप्रथम अशोक के स्तंभों में देखने को मिलता है। एकाश चुनार के लाल बलुआ पत्थर के बने होते थे और सर्वश्रेष्ठ ये सभी एकाश होते थे और चुनार के लाल बलुआ पत्थर के बने होते थे। और इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वह है सारनाथ का स्तंभ। अगर हम कला साहित्य की बात करें तो पाषाण पत्थर का प्रयोग हमें सर्वप्रथम अशोक के स्तंभों में देखने को मिलता है जो एकाश प्रकार के थे और जिसमें जो कैसे बने होते? चुनार के लाल बलुआ पत्थर के बने होते थे। और इनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है वह है सारनाथ का स्तंभ, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्वेनसांग ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण, ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था और वे समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो गए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्तूप की अगर हम बात करें तो उसमें सांची का स्तूप और बोधगया, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था और समय के साथ वे धीरे धीरे नष्ट हो गए, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सांची का स्तूप और बोधगया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम स्तूप महाजनपद काल में देखने को मिलता है पिपराहवा का स्तूप, जिसे हम पिपराहवा के स्तूप के नाम से जानते हैं। प्रथम स्तूप मौर्य काल से भी पहले स्तूपों का निर्माण होता था और कब का स्तूप हमें देखने को मिलता है? वह था महाजनपद काल में जो स्तूप बना था वह स्तूप मौर्य काल से भी पहले का था और प्रथम स्तूप का वो नमूना है। कौन सा स्तूप है? पिपराहवा का स्तूप। ओके गाइस, नेक्स्ट है गुहा कला या गुफा का निर्माण। गुहा कला यानी गुफा के निर्माण की कला को हम क्या बोलते हैं? गुहा कला। इसके बारे में अगर हम बात करें तो अशोक और दशरथ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि अशोक के समान विचार रखने वाला जो दूसरा राजा था तो वो कौन था? दशरथ भी अशोक के समान विचार रखता था और इसने भी गुफाओं का निर्माण कराया था और देवानाम की उपाधि दशरथ ने भी धारण की थी। अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो बराबर की पहाड़ी, अशोक ने बराबर की पहाड़ी का निर्माण कराया था जिसके अंतर्गत 4 गुफाओं का निर्माण इसने कराया था। पहला था सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण और चौपार। जबकि अगर हम दशरथ की बात करते हैं तो दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी का निर्माण कराया था और इसके अंतर्गत गुफा जो बनवाई थी वह थी गोपी गुफा।
नेक्स्ट पॉइंट है सिज्म अभिलेख। सिज्म अभिलेख संगमेद अभिलेख, जो कि कौशाम्बी में रानी का लेख, अशोक का स्तंभ लेख और संगवेद अभिलेख, ये सभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। सिज्म अभिलेख के अंतर्गत सिज्म अभिलेख, जिसे संगवेद अभिलेख भी कहते हैं, सिज्म अभिलेख को ही संगवेद अभिलेख भी कहते हैं। संगवेद अभिलेख इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बौद्ध धर्म में फूट पड़ी थी उसके बारे में इसमें लेख देखने को मिलता है। इस वजह से सिज्म अभिलेख को ही संगवेद अभिलेख कहते हैं। और यह कहाँ से प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से ही 3 अन्य प्रकार के लेख भी प्राप्त हुए थे, रानी का लेख, अशोक का स्तंभ लेख और संगवेद अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप इसको नोट डाउन कर लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।